बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. I'm founder of topgrade.pk, talking to you from the Top Grade headquarters. Now let's talk about the anatomy of an MCQ. एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो एनाटमी है हम इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑलराइट, तो यू सीन है यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रेप फॉर एन एग्जाम। किसी भी इम्तिहान की तैयारी का बेहतरीन तरीका क्या है? बेहतरीन तरीका ये है कि लर्न टू थिंक टर्म्स ऑफ द एग्जामिनर, लर्न टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन राइटर। कहते ना कि if you want to learn how to hide something, you must first learn how to if you want to learn how to find something, you must first learn how to hide something. If you want to learn how to answer a question, you must first learn how to write a question. मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप अपनी बुक्स को पढ़ते हुए एग्जामिनर की तरह सोच पाते हैं, जो कि क्वाइट पॉसिबल होता है विद लिटिल गाइडेंस एंड एक्सपीरियंस, तो पेपर वो आएगा समझने प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो कि आपका अपना बना हुआ पेपर होगा। राइट, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी ट्रू हियर। तो आपने एग्जामिनर के जैसा सोचना सीखना। फाइन, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनाटॉमी ऑफ एन एमसीक्यू। अब एमसीक्यू के अंदर एक स्टेम होता है, राइट, जैसे स्टेटमेंट है लेके इसको बोलते हैं स्टेम है इसका। उसके बाद इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, जैसे देखिए ए बी सी एंड डी, ये 4 ऑप्शंस होते हैं। और इन 4 ऑप्शंस में से एक की होती है जिसको हम करेक्ट आंसर बोलते हैं, और 3 जो है वो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं एमडी कैट में, एनएमडी कैट में, जिनको हम रॉन्ग आंसर्स बोलते हैं। राइट, और यहाँ पे मैं आपको एक अहम बात ये बताना चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रैक्टर का मतलब जो है किसी ना किसी को भी फूल करना है। तो जितने भी डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं लाजमी तौर पे लाइक डिस्ट्रैक्टर्स होते ही ऐसे हैं कि अगर 100 स्टूडेंट्स ने मे बी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, 60 करेक्ट आंसर तक पहुंचते हैं, तो जो रिमेनिंग 40 स्टूडेंट्स हैं उनमें से मे बी कोई 10 स्टूडेंट्स हैं वो एक रॉन्ग आंसर पिक करेंगे, 15 स्टूडेंट्स अनदर रॉन्ग आंसर पिक करेंगे एंड सो ऑन। सो हर डिस्ट्रैक्टर जो है कुछ ना कुछ हैबिचुअल थिंकर्स को बेवकूफ जरूर बनाता है। मेक श्योर यू आर नॉट वन ऑफ देम। ओके, स्टेम के बारे में कुछ जनरल सी बातें आपके माइंड में होनी चाहिए, क्रॉसली स्पीकिंग, राइट, कि जब एग्जामिनर में स्टेम लिखना होता है ना तो उसके माइंड में क्या क्या चीजें होती हैं, मैं उन्हीं चीजों को यहाँ पे सम अप कर देता हूँ, सो यू शुड आल्सो बी नोइंग ऑल दिस। इसमें एक तो स्टेम जो है, जो क्वेश्चन का स्टेम है, ये बुक की स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट टेक्स्ट बुक की लाइन हो सकती है। अब ये ना पूछने बैठ जाना कि किस टेक्स्ट बुक, एनी ऑफ द टेक्स्ट बुक्स जो मैंने पहले मेंशन की, राइट। स्ट्रेट टेक्स्ट बुक की ये लाइन हो सकती है, या टेक्स्ट बुक की लाइन थोड़ी सी अल्टर्ड भी हो सकती है, या ये टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट हो सकता है, इवन ये ग्लॉसरी में से स्टेम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मे बी ग्लॉसरी में टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो आपको पूरी टर्मिनोलॉजी डिफाइन करके पूछे जी कौन सी टर्मिनोलॉजी है, पूरी डेफिनेशन देके पूछे व्हिच टर्मिनोलॉजी इज दिस, राइट। जनरल स्टेटमेंट हो सकती है, फॉर एग्जांपल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट वन, या इवन क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर कई दफा ग्राफ या डायग्राम या कोई ना कोई पिक्टोरियल भी हो सकता है। और एग्जामिनर जो है वो आपको रेफरेंस लाइक उसके दिमाग में ये भी होता है कि उसने जो भी क्वेश्चन राइट करना है ऑथेंटिक सोर्स से रेफरेंस देना होता है, एंड देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि जो भी क्वेश्चन वो फॉर्मुलेट करें फॉर द नेशनल एमडी कैट, आइडियली उन्हें जो करना चाहिए वो यही करना चाहिए कि हर क्वेश्चन के लिए जो भी हमारी मेन 3-4 टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें से रेफरेंस दें, जस्ट टू मेक श्योर कि जो पेपर है सारे बच्चों के कॉमन सिलेबस में ही आ रहा है, कॉमन टॉपिक्स में से ही आ रहा है। अब ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो उनमें से एक की है, बाकी डिस्ट्रैक्टर्स हैं, और ये सारी की सारी तकरीबन टेक्स्ट बुक्स होती है, राइट। और एग्जामिनर ने हर ऑप्शन का भी रेफरेंस देना होता है कि भाई मैंने ऑप्शन जो है ये फलां जगह से उठाई है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी रैंडमली उठा के आपको ऑप्शन देता है, उसने किसी ना किसी टेक्स्ट बुक से रेफरेंस देना। और इवन ऑप्शंस के अंदर भी ग्राफ, डायग्राम, पिक्टोरियल्स वगैरह हो सकते हैं। अब जो की होती है, की के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए कि एग्जामिनर की एक बहुत बड़ी मजबूरी है,
जब वो क्वेश्चन बनाता है, वो मजबूरी क्या है कि he has to give you something very clear in the question so as to enable you to answer the question. कभी भी एग्जामिनर आपसे पहेली नहीं भिजवाएगा। बहुत सारे बच्चे सिली क्वेश्चन, सर अगर ये ऑप्शन भी आ गया तो ये ऑप्शन भी आ गया तो फिर हम क्या करें, राइट? तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि दो ऑप्शंस बिल्कुल क्लोज क्लोज हैं। अगर दो ऑप्शंस बिल्कुल क्लोज हैं, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस ये है उनमें से एक लिस्ट में नहीं होगा, एक जब वो लिस्ट में होगा ही नहीं, राइट? तो जैसे कोई वैल्यू है, मे बी वो सेल के अंदर जब वो वाटर की परसेंटेज और वो आपको फिगर्स दे देते हैं, इट्स 70%, इट्स 90%, इट्स 50%, इट्स 30%। अब वो ये नहीं करेंगे कि 70%, 75%, 80%, 85% दे, ऐसा नहीं करेंगे वो, राइट? सो हमें पता है कि ग्रॉसली 70% अगर है तो ओके फाइन, दैट्स फाइन, राइट? जो कि मोस्ट सारी बुक्स के अंदर जो रेंजेस दी गई हैं उनकी बेसिस पे ये जो क्वेश्चन है ये इजीली आंसर हो जाता है। सो की जो है ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इट मस्ट बी क्लियरली करेक्ट without any doubt there, right? And it must outweigh the other options कि as a qualifier of the as a right answer ये दूसरे ऑप्शंस की निस्बत वजनी होना चाहिए, राइट? और उसके बाद फिर हाँ ये जरूर है कि डिस्ट्रैक्टर्स की मदद से कई दफा की को जो स्मार्ट एग्जामिनर्स हैं वो मास्क कर देते हैं और यहीं पे आके सबसे ज्यादा एग्जामिनर पे करता है और आप लोग से जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर गलतियां वो करवा लेता है। जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं एक तो उनके बारे में रूल क्या होता है कि ये होमोजेनस हो, दिखने में एक जैसे लगे और ये डेफिनेटली इंफीरियर हो टू द करेक्ट आंसर, डेफिनेटली इंफीरियर होंगे, राइट? अगर आपको बिल्कुल कंफ्यूज है ना कि ये दो ऑप्शन है तो बिल्कुल ही सेम सेम जा रहे हैं, उनमें से जस्ट डेफिनेटली आप कह लें कि कोई ना कोई ऑप्शन डेफिनेटली इंफीरियर होगा, लाइक योर आईज डोंट सी व्हाट योर माइंड डजंट नो, आपकी आंखें वो चीज नहीं देख पाती इसको आपका दिमाग नहीं जानता। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग है, राइट? तो अगर आपको दो ऑप्शन लग रहा है तो बिल्कुल सेम है तो आपके सोचने में मसला है, आपके नॉलेज में प्रॉब्लम है, ज्यादा चांस ये है कि उनमें से एक ऑप्शन डेफिनेटली, एंड दे मस्ट नॉट कंटेन एनी हिंट्स एज द राइट आंसर, राइट? उनके अंदर हिंट्स भी नहीं होने चाहिए डिस्ट्रैक्टर्स के अंदर के के हिंट्स की बेस पे वो राइट आंसर पॉइंट हो जाए कि भाई अच्छा इसकी बेस पे तो राइट आंसर ये वाला बनना है, and they must seem plausible and attractive uh, uh, to the uninformed, right? और वो जो भी अगर एक बच्चा uninformed है उसको वो attractive लगना चाहिए और plausible लगने चाहिए ऑप्शन, and they must be similar to the correct answer in construction length, जो करेक्ट आंसर की जो लेंथ होगी आइडियली स्पीकिंग इनकी लेंथ भी वैसी ही होनी चाहिए। समटाइम्स एग्जामिनर्स जो है वो एक मिस्टेक कर जाते हैं और ये कॉमन मिस्टेक है बाय द एग्जामिनर्स, वो ये है कि वो ओवरऑल जो लेंथ है इसकी आप कह लें कि जो लेंथ है राइट आंसर की, राइट आंसर को जस्टिफाई चेक करने के चक्कर में वो ज्यादा कर जाते हैं। इस चीज का आप लोग फायदा भी उठाते हैं जब आपको कभी गेस करना पड़ता है, मैं आगे चल के अभी आपको बताऊंगा। बहरहाल जनरली स्पीकिंग जो लेंथ है ऑप्शंस की वो जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं और जो की है ये इक्वली होनी चाहिए, राइट? और मोस्ट क्वेश्चन में इक्वल होती है। So याद रखिएगा you have to choose the single best answer for each question. So ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि एक क्वेश्चन के लिए एक से ज्यादा राइट ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक वन बेस्ट होगा जो कि दूसरों के ऊपर भारी होगा, राइट? लाजमी नहीं है कि सारे राइट हों। एज ऑप्शंस अगर मैं कहूँ ना या कि मैं कहता हूँ कि यू कैन हैव द गुड ऑप्शन, द बैड ऑप्शन, ओके ऑप्शन, या आप ये कह लें कि द बेस्ट ऑप्शन, राइट? तो ये चार तरह के ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, सिंपल बैड, ओके, गुड एंड बेस्ट। बैड, ओके, गुड एंड बेस्ट, चार तरह के आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। आपने चूज क्या करना है, आपने बेस्ट वन को चूज करना है, राइट? गुड वन वुड बी राइट, राइट? ओके, इवन जो ओके और ऑप्शन है वो भी किसी हद तक ठीक होगा, लेकिन आपने बेस्ट वन को पिक करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।